A very good morning and warm welcome newly enrolled बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। प्यारे साथियों, मैं मनीष योगी फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर जो एक फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के नाम से एक कोर्स आता है, जिसका ओवरऑल ब्लूप्रिंट मैं आज इस स्लाइड के अंदर लेके आया हूँ। इसको 1 बाय 1 क्लास हम पूरा फर्स्ट टू एंड तक हम इसको कवर करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, मेरी कोशिश वो तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो आगे आप जो भी जेआरएफ करेंगे, प्री पीजी का तैयारी करेंगे, फिर सॉइल साइंस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे कॉम्पिटिटिव बेस्ड हो, एमसीक्यू टाइप, आपका सारा कवर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जितनी आपको नीड है उससे तो मैं आपको ज़्यादा ही दूंगा। तो शुरुआत हम लोग सॉइल साइंस को दोस्तों हम मेजर 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं: पेडोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फर्टिलिटी। आपके इस कोर्स के अंदर 3 पोर्शन को स्पेसिफिक तरीके से उसने दिखाया हुआ है। पहला है कि पेडोलॉजी, जो कि हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये पोर्शन आएगा आपका सॉइल फिजिक्स के अंदर। उसके बाद थर्ड है कि सॉइल केमिस्ट्री के अंदर, थर्ड के सॉइल केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, जिसके अंदर पेडोलॉजी के अंदर हम सॉइल साइंस को कि एक हमारी जो सॉइल है जिसको हम मिट्टी बोलते हैं जनरली, ये किस तरीके से बन रही है, एक्चुअल में ये बन कैसे रही है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिकल हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। पेडोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि सॉइल जो हमारा एक रिसोर्स है अर्थ प्लेनेट के ऊपर, ये एक्चुअल में बनता कैसे है। इसके हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल सॉइल की बात करेंगे कि एक्चुअल में सॉइल क्या है। उसके बाद बन रही है तो सॉइल बनने के लिए जो एक मास मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम रॉक्स बोलते हैं, रॉक्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। उसके बाद रॉक्स और मिनरल्स उनकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर वेरियस फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। उन प्रोसेस एंड फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल, ऑर्गेनिक मैटर, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हम टेक्सचर, स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, सॉइल कंसिस्टेंसी, एयर एंड टेम्परेचर एंड वाटर, इसको हम अच्छे से एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो हम इसको तैयार करेंगे। उसके बाद सॉइल केमिस्ट्री में हम मिनरल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद सॉइल कॉलॉइड्स को हम देखेंगे, और उसके बाद सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो सॉइल के ऊपर हम वो आगे जैसे जैसे हम फर्दर क्लासेस करते जाएंगे तो हमें इन सारे टॉपिक्स की एक नीड समझ में आ जाएगी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे पेडोलॉजी से। हाँ, तो फर्स्ट स्लाइड एक सिंपल है कि जो सॉइल साइंस है, हमारा जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, ये एक लैंड सरफेस है, एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में सैचुरेटेड वो लोकेटेड है। हम देखते हैं कि सॉइल, लैंड, बट एटमॉस्फेयर, एक तरीके से एक मतलब सॉइल का एक्चुअल लोकेशन क्या है सर। हम यहाँ देखते हैं तो प्लेन लैंड है, कहीं जाते हैं तो पूरा सॉइल का लेयर है, कहीं जाते हैं फिर आगे हमको वाटर बॉडीज वगैरह दिखती है, रिवर, ओशियंस वगैरह। तो इस पूरी की पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए हम इस स्लाइड के ऊपर जाएंगे। जब इस स्लाइड को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ये बिल्कुल बेसिक पोर्शन है, तो ये हमको सबसे ऊपर के साइड में हमको एटमॉस्फेयर दिखेगा। ये जो हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, ये पूरा चीज़ें हैं,
जहां हम सॉइल से पूरा, तो इस तरीके से कि ऊपर की साइड में एटमॉस्फेयर है जो बाकी के सारे स्फीयर्स को कवर करके रखता है। तो ये डायग्राम हमको एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाएगा जो रिलेशन क्रिएट करेगा किस किस के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, लिथोस्फीयर के बीच में, हाइड्रोस्फीयर और पेडोस्फीयर के बीच, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करेगा वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे ऊपर के साइड में जो एटमॉस्फेयर है जो कि एक गैसियस का पोर्शन है, गैसेस का पोर्शन है, उसके बाद हम साइड के अंदर हाइड्रोस्फीयर देख पा रहे हैं। इसी लैंड सरफेस के ऊपर कहीं आपको वाटर बॉडीज नजर आती है तो कहीं प्लेन सरफेस दिखाई देती है, ये हमारा वेजिटेशन वगैरह। तो यही तो हम वाटर पोर्शन जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और नीचे की साइड में जो हमारा बेसल पोर्शन हमको क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल बेसल पोर्शन जो कि सॉलिड है, जो रॉक्स एंड मिनरल से मिलके बना होता है, तो हम जो सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो हमारा यहां से 3 पोर्शन निकल के आया। फर्स्ट वन इज गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, गैसियस पोर्शन के अंदर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, that is 78.98%. Second one is oxygen, that is 20.98%. That in round figure we can say that around 21%. And third one is CO2, that is 0.03%, which is most important, asking in various questions, various examinations. And last one is organ, that is 0.98%, and various gases are present in atmosphere in minute content. CO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। CO2 का कंटेंट बार बार पूछा जाता है, 0.03%। उसके बाद मैं बात करता हूं लिक्विड पोर्शन की। लिक्विड पोर्शन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, हम जाते हैं तो हमें कहीं प्लेन लैंड दिखता है, सॉइल तो ऑब्वियसली रहेगा ही लैंड सरफेस के ऊपर, कहीं वेजिटेशन दिखता है तो कहीं हमें वाटर दिखता है। जिस पोर्शन के ऊपर हम वाटर दिखता है, मोस्टली हमें पता है कि हमारे जो अर्थ प्लेनेट है इसके चारों तरफ अराउंड 75% वाटर ही है। तो इस वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम लिक्विड मान रहे हैं। लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब इस वाटर को हम बेसिकली 2 टाइप्स का हम देख सकते हैं। एक वाटर होता है जो ओशियन वाटर, जिसका अगर साल्ट कंटेंट अगर उस वाटर में बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाता है, इट मीन्स हम इसको एक वैल्यू भी कंसिडर करेंगे, आई थिंक अराउंड 60,000, हाँ 60,000 डेसीसाइमन पर मीटर स्क्वायर का अगर उसके अंदर साल्ट कंटेंट है, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर 60,000 डेसीसाइमन पर मीटर है, तो हम उसको ओशियन वाटर में कंसिडर करेंगे। और दूसरा है जिसको हम रिवर वाटर बोलते हैं, जिसका अराउंड 500 के करीब ईसी होता है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम 2 टाइप के वाटर की बात करते हैं, ओशियन वाटर, रिवर वाटर, दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद हम सॉलिड पोर्शन की बात करेंगे, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, जो हमारा रॉक से मिलके बना होता है और रॉक्स जो मिनरल से फॉर्म होती है। तो हम ये लिथोस्फीयर का बात करेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो गैसेस मींस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से मिलके बना है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों को कवर कर रहा है। जब मैं इन तीनों के रिलेशन की बात करता हूं, तो एक साइट क्रिएट होती है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मैं ओवरऑल सॉइल साइंस के ऊपर आ सकूं। तो मैं इन चीजों को सॉइल साइंस से रिलेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो तीनों चीजें हमारी, जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और तीसरा लिथोस्फीयर है, ये तीनों जहां पे कंबाइंडली रिलेट कर रही है, उस पोर्शन को, उस लोकेशन को, उस एग्जैक्ट लोकेशन को मैं क्या बोलूंगा? पेडोस्फीयर बोलूंगा। कई बार एग्जामों में पूछा जाएगा कि रिलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को उसको हम क्या बोलेंगे? पेडोस्फीयर। एक्चुअल में साइट है, एक्चुअल में वो लोकेशन है जहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो पेडोस्फीयर हम उसको बोलेंगे कि वह साइट जहां पे पेडोस्फीयर इज अ साइट, इज अ लोकेशन
विच इज ए कंबाइंड रिलेशनशिप ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद हम जैसे ही सेकंड बात करते हैं, तो मुझे एक्चुअली मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बट आपको याद रखना है दो चीज़ें होती है। सॉइल साइंस को हम दो अप्रोचेस के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है कि पेडोलॉजी एंड सेकंड वन इज एडेफोलॉजी। आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है पेडोलॉजी एडेफोलॉजिकल कंसेप्ट। तो पेडोलॉजिकल नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो हम क्या है कि किसी भी चीज़ को है ना रटने का कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। रटने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, चीज़ों को रिलेट करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन करने में जहां दिक्कत आएगी वहां मैं हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो आप जो चीज़ रीड कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से इमेजिन करना है, कहां वो चीज़ आपको दिखेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी की। तो पेडोलॉजी शब्द को आप कैसे याद रखेंगे? पेडोलॉजी की डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे आप? पेडो शब्द से क्या निकल रहा है? पैदा होना। और हमारे देसी भाषा में चीज़ों को क्या मतलब, कोई भी चीज़ जन्म लेती है, कोई भी चीज़ नई जनरेट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैदा हो जाना। तो पैदा शब्द को पेडोलॉजी से जोड़ लो। इट मीन्स द सॉइल साइंस विच इज डील्स विथ जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी को हम, अगर हमें ये देखना है कि हमें अगर पेडोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है, तो पेडोलॉजी के अंदर तीन वर्ड्स हम स्पेसिफिकली कंसीडर करेंगे। पेडोलॉजी, एक सेकंड मैं इसमें बोर्ड ले लेता हूँ। तो हम ना पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी इंपॉर्टेंट पोर्शन मतलब कॉन्सेप्ट है, आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। एक पोर्शन पेडोलॉजी एंड सेकंड वन इज एडेफोलॉजी। ठीक है, यहां मैं ये अपनी प्यारी सी सॉइल, ठीक है, और ये मेरा प्यारा सा प्लांट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या देखूंगा कि ये मेरी सॉइल है, इसके अंदर वेरियस पार्टिकल्स तो हैं ही, बट लेकिन इसके अंदर कुछ कैटाइंस और एनाइंस जो कि न्यूट्रेंट जो है वो भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ। ठीक है, तो इसको एक मिनट के लिए आप देखेंगे। पहले इसको हम पेडोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो पेडोलॉजी को समझने के लिए मुझे शब्द यहां से क्या निकालना है? पैदा होना। इट मीन्स सॉइल साइंस, मिट्टी मेरी किस तरीके से बन रही है, किस तरीके से उसका जेनेसिस हो रहा है, किस तरीके से, किस बेसिस के ऊपर मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया, और कहां कहां किस किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट है। इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन वर्ड्स मैं पेडोलॉजी के अंदर कंसीडर करके स्टडी करूंगा। फर्स्ट वन इज जेनेसिस, जेनेसिस ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन 8% सॉइल पेडोलॉजी के में एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऐड हो रहा है, उसको बोलेंगे हम सर्वे। अगर सर्वे की बात कर ले तो वो भी पेडोलॉजी के अंदर ही कंसिडर होगा। तो चार चीजें सॉइल की जहां हम जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या है? सॉइल साइंस की, उसको बोलेंगे हम पेडोलॉजी। बात करते हैं एडेफोलॉजी की। तो एडेफोलॉजी, अगर सॉइल को हम प्लांट के न्यूट्रेंट बेसिस के ऊपर, क्या प्लांट की इस न्यूट्रेंट के रिलेशन में अगर अपन स्टडी करते हैं, इट मीन सॉइल की अगर फर्टिल मतलब प्लांट कोई भी सॉइल से अगर न्यूट्रेंट और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्लांट की जो ग्रोथ के रिलेशन में अगर जहां हम स्टडी कर रहे हैं, उस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? एडेफोलॉजी। मतलब प्लांट की ग्रोथ के ऑन दी रिलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ऑन द रिलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, जिसके अंदर हम इस रिलेशन को इस बेसिस के ऊपर सॉइल की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडेफोलॉजी। ठीक है, हम वापस स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी एडेफोलॉजी हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया। उसके बाद एक डिफरेंस और हमको देखने को मिलता है, और वो है कि एक डिफरेंस और देखने को मिलता है
वो है लैंड और दूसरा है सॉइल। ठीक है, एक है लैंड, दूसरा है सॉइल। क्या डिफरेंस है, एक बार आप खुद एक बार सोच के मतलब देखें कि लैंड और सॉइल को मैं किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहला तो आप ये देखें कि कोई भी लैंड है, पहले एक्चुअल कंडीशन को समझो। इमेजिन करो कोई भी एक मेरे पास सॉलिड सरफेस है जिसको मैं लैंड मान सकता हूँ, उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर जमा हुआ है। ठीक है, तो सॉइल का जो लेयर ऊपर जमा हुआ है, ठीक है, उसका एक फिक्स लंबाई है, लेंथ है, हाँ वो जितना भी हो लेकिन एक लेंथ है, एक विड्थ है, चौड़ाई भी है, और एक पर्टिकुलर डेप्थ भी है। मींस कि ये जो मेरी अगर कोई लैंड है, हाँ यहां देखेंगे, ये जो मेरी कोई लैंड है, इसके ऊपर मैं मानो कि ये मेरा सॉइल जमा हुआ है। ठीक है, ये पूरा सॉइल है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, इस पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस के ऊपर ये मेरी सॉइल है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ भी है। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर विड्थ भी है जो बैक साइड में जाएगा, जो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा है। तो इसका एक विड्थ भी है और एक पर्टिकुलर इसकी डेप्थ भी है। मतलब तीनों के तीनों डायमेंशंस मुझे कहाँ देखने को मिलेंगे, सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा कि लैंड को मैं 2D एंटिटी बोलूंगा, 2 डायमेंशनल एंटिटी बोलूंगा, क्योंकि लैंड की डेप्थ मेरे पास मिजरेबल नहीं होती है, डेप्थ फिक्स नहीं होती है। तो मैं लैंड को 2D एंटिटी में कंसिडर करूंगा, जिसके अंदर लेंथ और विड्थ रहेगा, और सॉइल को मैं लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, मेरे पास तीनों डायमेंशन सॉइल में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद मैं अगर लैंड और सॉइल के यूजेस की बात कर लूं कि लैंड मेरे क्या काम आता है और सॉइल मेरे क्या काम आता है, अच्छे से इमेजिन करो यार। हाँ, तो वही चीज़ें हैं, वही मैं अभी टेबल में भी आपको वही रीड करके बताऊंगा। तो अगर मैं यूजेस की बात करूंगा तो लैंड को मैं यूज़ करूंगा, सिंपल सी बात है कि लैंड एक सॉलिड सरफेस है। मैं कोई भी फाउंडेशन, अगर मैं कोई मकान की छत, मकान बना रहा हूँ, तो उसका फाउंडेशन बनाने में मैं लैंड का यूज़ करूंगा, क्योंकि फाउंडेशन के लिए हम पूरा खोदते हैं, मिट्टी को पूरा निकाल देते हैं पूरा डिगिंग करके, और नीचे जब जो सॉलिड सरफेस आता है वहां से मैं उस फाउंडेशन की स्टार्ट करता हूँ। तो एक बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए यूज होगा, दूसरा रोड बनाने में काम आएगा। ठीक है, लैंड सरफेस, और लैंड के अंदर सॉइल भी इंक्लूड रहेगा। सिंपल सी बात है, हाँ, सॉइल के अंदर लैंड इंक्लूड नहीं रहेगा, जबकि लैंड के अंदर सॉइल इंक्लूड रहेगा। जबकि अगर मैं सॉइल के यूजेस की बात करूंगा तो सॉइल का पर्टिकुलर यूज तो अपना एग्रीकल्चर पूरा है, प्लांट पूरा अपना नॉरिशमेंट एंड वाटर के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो ये इसके यूजेस के बेसिस पे मैं इसको डिफरेंस कर सकता हूं। उसके बाद में अगर तीसरा बेसिस अगर अपन देखें कि तीसरी चीज ऐसी क्या है कि सॉइल और लैंड को डिफरेंशिएट कर देगी, तो फर्स्ट है, अगर मैं सॉइल की, लैंड की बात करूं, लैंड के अंदर क्या है, सॉलिड सरफेस के नीचे क्या जमा हुआ है, आगे देखेंगे अभी अपन, रॉक्स है ना यार, नीचे तक जाओगे तो क्या है, रॉक्स ही है। तो लैंड किसको इंक्लूड करती है, रॉक्स को करती है, सॉइल को इंक्लूड करती है, वेजिटेशन को इंक्लूड करती है, पूरा का पूरा सरफेस, बाकी और टेबल में देखेंगे। उसके बाद सॉइल की बात करो, सॉइल किसको इंक्लूड करती है, ऑब्वियसली सॉइल के अंदर मिनरल मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है, एयर है, और अपना ये। तो ये चीजें पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब इस टेबल को अपन गौर से देखेंगे तो सबसे पहले हम लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड 2 डायमेंशनल एंटिटी है जिसमें लेंथ विड्थ है, जबकि सॉइल 3 डायमेंशन है, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ है। सेकंड में इंक्लूड्स सॉइल, टोपोग्राफी, वेजिटेशन एंड लैंड, हमने बात की, इससे इंक्लूड रहता है। और सॉइल की बात करें, रेफर्स ओनली नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इंक्लूड सॉइल, लैंड में इन केस ऑफ लैंड इंक्लूड सॉइल, रॉक्स, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन एंड ह्यूमन स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, इंडस्ट्रीज, या एक फाउंडेशन, फाउंडेशन भी हम यूज करेंगे। ठीक है, या हम एक फाउंडेशन वर्ड भी यूज करेंगे। ठीक है,
उसी तरीके से सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर, यूज्ड मेनली फॉर प्लांट ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब तक हमने क्या देख लिया कि सॉइल साइंस का एक्चुअल लोकेशन देख लिया, कहाँ बनती है, उसके ऊपर किस तरीके से 3 टाइप्स के स्फीयर देख लिए 3 फॉर्म्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म के अंदर। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी कॉन्सेप्ट हमने समझा, लैंड एंड सॉइल में डिफरेंस समझ लिया। अब इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही हम एक चीज़ देखते हैं कि हमें ये कई बार सुना है कि अर्थ, मेंटल, क्रस्ट, ये भी होता है। चलो मेंटल और कोर नहीं सुना होगा, क्रस्ट सुना होगा, सो क्रस्ट का कंपोजिशन भी सुना है। तो एक्चुअल है क्या, क्या है ये? ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या चीज़ है, तो हम उसी डायरेक्शन में मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ। तो हम्म 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 यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। हम्म आप एक बार के लिए आप ये तो पता है कि हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, वो पूरा राउंड शेप में है। ठीक है, हम ग्लोब को भी देखते हैं तो वो पूरा राउंड शेप में है, पूरा अपना अर्थ सरफेस राउंड है पूरा। उसको इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा ये राउंड है। ठीक है, और अब तक अपन ये भी सुन रहे हैं, बार बार बोल भी रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर ही मेरी सॉइल जमी हुई है। ठीक है, इस क्रस्ट के ऊपर ही मेरी सॉइल जमी हुई है, मान लेना यार। ठीक है, इस क्रस्ट के ऊपर मेरी सॉइल जमी हुई है, ये मेरा पूरा का पूरा अर्थ प्लेनेट है। बट अगर मैं इसके अंदर जाता हूं, इसको मैं डिगिंग करना स्टार्ट करता हूं, पूरा ब्रेक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर तक अगर मैं जाऊं, बिल्कुल टॉप टू मिडिल तक, तो क्या चीजें चेंजेस होगी? ऑफ कोर्स होगी यार, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एक तो इसकी डेंसिटी इंप्रूव होती जाएगी। आप सरफेस के ऊपर इसकी अराउंड डेंसिटी रहती है अराउंड 3 to 5, और जैसे ही मिडिल तक जाओगे, इनर कोर तक, तब तक अराउंड 12 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी हो जाएगी। 3 to 5 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी इसकी डेंसिटी देखने को मिलेगी अपने को। ठीक है, एक तो क्रस्ट से कोर की तरफ जाता हूं तो डेंसिटी इंप्रूव होगी अंदर की ओर, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं, एक फिक्स किलोमीटर तक की लेयर को हम एक अलग नाम से जानते हैं, फिर उससे वहां किलोमीटर तक की रेंज को हम अलग नाम से जानते हैं। तो इसको हम देखें, अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, क्रस्ट की बात करूं, तो क्रस्ट के लिए मुझे दो चीज होती है, दो कंडीशन है। एक तो मेरा है कि ओशियन लैंड, ओशियन लैंड, दूसरा है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस में सरफेस के ऊपर कहीं हमें वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, कहीं सरफेस, प्लेन सरफेस देखने को मिलती है। तो अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करूंगा, कॉन्टिनेंट्स की, तो क्रस्ट में कितने किलोमीटर तक कंसिडर करूंगा, और अगर मैं ओशियंस की बात करूंगा तो क्रस्ट को मैं कितने किलोमीटर तक कंसिडर करूंगा। तो इसका सिंपल सा डिजिट मुझे याद रखना है कि अगर मैं ओशियन की बात करता हूं तो क्रस्ट रहेगा 5 to 11 किलोमीटर तक, एंड कॉन्टिनेंट्स रहेगा 35 to 56 किलोमीटर तक। ओके, इसके बाद क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर को मैं बोलूंगा मेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखो। कुछ नहीं, मेरा अर्थ पूरा एक गोला है, लेयर्स के फॉर्म में 3 लेयर्स मुझे याद रखनी है मेनली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट होती है ओशियंस के अंदर 5 to 11 किलोमीटर तक, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर 35 to 56 किलोमीटर तक। आफ्टर दैट मेंटल, इफ वी डिस्कस अबाउट मेंटल, देन मेंटल रहता है हमारा अराउंड, एक सेकेंड, हाँ, मेंटल रहता है, एक मेंटल की जो थिकनेस होती है वो अराउंड 29 किलोमीटर तक रहती है।
ठीक है, अराउंड 29 किलोमीटर तक मेंटल की रहेगी। उसके बाद मैं कोर की बात करूं तो 3600 किलोमीटर तक, सॉरी ये 39 की जगह 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है, 36 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हमें बेसिकली, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं। ये हमारा रहा क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला जो लेयर जमा हुआ है इसको मैं क्रस्ट बोल दूंगा, इसके जस्ट नीचे वाला इसको मैं मेंटल बोल दूंगा, और इसके अंदर जो है वो कोर है। कोर के अंदर साथियों हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो कि बेसिकली आप ना, हाँ, जब आप जेआरएफ की तैयारी करेंगे तब ये जेआरएफ में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा उल्टा है, इसमें थोड़ा उल्टा काम करता है, अपोजिट काम करता है। तो ये जो कोर है आपकी, ये 2 टाइप की होती है, एक इनर कोर, दूसरी होती है आउटर कोर, ठीक है। इसके अंदर, इसके अगर मैं कंपोजिशन की बात करूंगा तो मेनली जो कंपोजिशन रहता है इसके अंदर निकिल और आयरन, क्या Ni और Fe दोनों में सेम रहता है साहब, निकिल और आयरन दोनों में सेम होता है, ठीक है। लेकिन बात आ जाती है कि निकिल और आयरन किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड में या लिक्विड में। एक बार सोचना यार, अगर अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की बात कर रहा हूं, तो अंदर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, बेसिकली हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अंदर कोई चीज है तो वहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वहां कोई चीज मेल्ट होगी, मेल्ट होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी। बट इसके अंदर, इनर के अंदर, अंदर वाले, यहां उल्टा है, हमेशा याद रखना, इनर कोर के अंदर हमको सॉलिड निकिल और आयरन देखने को मिलता है, जबकि आयरन के अंदर लिक्विड निकिल और आयरन देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 सितारा लगा लो, याद रखने वाली बात है। इसके बाद एक चीज मैं और देखूंगा, मैं इसको थोड़ा हटाता हूं, ठीक है। यहां जो आप ये क्रस्ट देख रहे हैं ऊपर की, ये जो ब्राउन कलर की लेयर है ये क्रस्ट है, ये जो रेड कलर वाला जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये मेरा मेंटल है। बट लेकिन जो लाइन, ठीक है, अच्छे से देखना गौर से, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये जो लाइन है जो क्रस्ट और मेंटल को बिल्कुल सेपरेट करती है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एम डिसकंटिन्यूटी बोलता हूं। याद रखने वाली बात है भैया, एम डिसकंटिन्यूटी, मतलब क्रस्ट को, सी को, एम जहां से स्टार्ट हो जाता है वहां से मैं उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो उसको एम, मेंटल से याद रखना, एम डिसकंटिन्यूटी बोलता हूं। तो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाली जो लेयर है उसको मैं एम डिसकंटिन्यूटी बोलता हूं। वापस से हम स्लाइड पे आते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। अब आप अपन क्या देखने वाले हैं, मेरी अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन देखने वाले हैं भैया, ठीक है, मेरी क्या अपनी, ठीक है, अपनी। तो हाँ, ये रहा अपना, बेसिकली जो अपन ने अभी जो अर्थ सरफेस के ऊपर की सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर जो हमने देखी थी, उसका नाम क्या था जी, नाम था उसका क्रस्ट था सर, क्या था, क्रस्ट था, ठीक है। तो ये क्रस्ट था, क्रस्ट, और इसी का ही मेरे को कंपोजिशन पढ़ना है, और हर बार पूछा भी जाता है, आप जेट का एग्जाम दे के आए होंगे, पूछा होगा शायद क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये सीक्वेंस पूछा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी थोड़ा लेटेस्ट वर्जन में मेटेलिक नॉन मेटेलिक से क्वेश्चन आने लग गया, ठीक है। तो इस अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन आज इस तरीके से याद करने वाले हैं कि एक्चुअल में बना कैसे है ये, ठीक है। तो जब मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूं तो आगे हम रॉक्स एंड मिनरल्स के अंदर देखेंगे कि एक फेल्डस्पार नाम का एक मिनरल होता है, मिनरल ग्रुप होता है। उसमें हम देखेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट है मेरा, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी अराउंड 61%, कितना, 61% तक जो मिनरल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो होता है फेल्डस्पार। अब फेल्डस्पार के ग्रुप के अंदर 2 मिनरल और आते हैं, एक को मैं बोल देता हूं एल्बाइट, क्या बोल देता हूं, एल्बाइट, और दूसरे को क्या बोलता हूं, एनोर्दाइट, ठीक है। फेल्डस्पार is a group of minerals concluded 2 minerals, first one is albite and second one is anorthite, ठीक है। लैंग्वेज इश्यू हो तो कमेंट करना आप, ठीक है, एल्बाइट एंड एनोर्दाइट, ठीक है।
अब मैं बात कर लूं इन तीनों के जनरल फॉर्मूलाज की। किसकी बात कर लूं? जनरल फॉर्मूलाज की। तो मैं यहां लिखूंगा, अगर मैं फेल्डस्पार का फॉर्मूला लिखता हूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट CaAlSi3O8। अगर मैं एल्बाइट का फॉर्मूला लिखता हूं, एल्बाइट का, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। और फिर मैं एनोर्दाइट का फॉर्मूला लिखता हूं, सीधा रिलेट करूंगा अभी बात को, एक बार थोड़ा देखो, आप फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करना। तो KAl, अभी आप बोलेंगे कि सर यार इतने दिन से तो हम साला इसको रट रहे थे हैं, और आज इस तरीके से, तो आप चीज़ों को देखना, भी सीधा रिलेट कर दूंगा, आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सिंपल एक ही बात याद रखना है, एक दूसरा क्वेश्चन और याद रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो वो होता है फेल्डस्पार। और उससे मैं अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन और याद कर लूंगा आज, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करो भैया, और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करो, ताकि तभी मज़ा आएगा। तो फेल्डस्पार, इसके अंदर दो टाइप्स की मिनरल्स कंसिडर कर रही है, एल्बाइट और एनोर्दाइट। इसके तीनों के केमिकल फॉर्मूला ये है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज है तो ये कैटाइन चेंज है। एक के अंदर कैल्शियम है, दोनों में सोडियम एंड पोटेशियम है, ठीक है। अब आ जाओ कंपोजिशन के ऊपर। अब मेरे को आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिनरल पाया जा रहा है, उसके फॉर्मूला के अंदर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है जी आपको? ऑक्सीजन दिख रहा है ना। अगर एक ऑक्सीजन के, एक के पास 8 ऑक्सीजन है, तो तीनों के पास कितने हो गए? 8 या 24 ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे को क्या दिख रहा है साहब? ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद में कितना परसेंट है? 46% है। इसके बाद के अंदर तीन सिलिकन है, तीनों को जोड़ के कितनी होगी? 9 सिलिकन हो गई। तो सबसे ज्यादा आ जाओ। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन सा आ गया? सिलिकन आ गया। कितना परसेंट है? 27% है। उसके बाद 3 आपको एल्यूमिनियम दिख रहे हैं, तो सीधा एल्यूमिनियम भी आ जाओ, 8.1% है, ठीक है। इसके बाद मैं इस बाकी कंटेंट पे जाने से पहले एक भूल चूक में, एक आयरन यहाँ जरूर ऐड कर लेना, जस्ट एल्यूमिनियम के बाद में। और बेसिकली पूरा का पूरा सॉइल साइंस आप उठा के देख लेना, जहां एल्यूमिनियम आएगा वहां आयरन आएगा, और जहां आयरन है वहां एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई स्टेट में कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसा कोई रेफरेंस इसका नहीं है, लेकिन आप देखेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के जस्ट बाद में आयरन कंसिडर कर देना, जो कि कितना परसेंट है? 5% है। इसके बाद सीधे की सीधे ये सीरीज उठा के रख देना, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये 2 to 2.5% के अराउंड में। उसके बाद मैग्नीशियम एंड अदर। इसके बाद आप बताओ कि अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन याद नहीं रह रहा है, सीधा याद रखना है, फेल्डस्पार से याद रह जाएगा, ठीक है भैया, नहीं भूलोगे? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने सॉइल का इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है। सॉइल की एक्चुअल में हमने लोकेशन देख ली, ऊपर का क्या रहता है, पेडोलॉजी डेफोलॉजी कॉन्सेप्ट देख लिया, लैंड सॉइल में डिफरेंस देख लिया। आफ्टर दैट अर्थ क्रस्ट का हमने कंपोजिशन अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सॉइल। क्या? व्हाट इज सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या होती है, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट है। जो भी सॉइल साइंटिस्ट हुआ, उसने अपने नजरिए से सॉइल को देखा, ठीक है। और देखा तो मैं अलग अलग साइंटिस्ट की जगह, देयर इज 4 साइंटिस्ट, 4 डिफरेंट साइंटिस्ट who are different define soil in different manner according to their point of view, ठीक है। फर्स्ट की मैं बात करूं रफीन की, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट था रफीन। देखो जी, ऐसे चीजें आप याद नहीं रहने वाली है, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करेंगे। ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है और याद करना जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधी डेफिनेशन दे देता है, पूछता है ये किसने दी है, कौन से साइंटिस्ट ने दी है। तो हमें चीज़ें याद तभी रहेंगी जब हम उसको रिलेट करके रखेंगे डेफिनेशन को। तो इस रफीन को मैंने तो इस तरीके से याद रख रखा है, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। रफीन की मैं बात करूं तो रफीन डबल एफ आ रहा है ना, डबल एफ आ रहा है, मतलब एक मिक्सचर सा हमें शो आउट हो रहा है इसके अंदर। रफीन मिक्सचर सा दिख रहा है, तो मिक्सर है। तो अब सिंपल सी बात मैं अब करूं कि सर मिक्सर वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन किसका मिक्सचर है? मिक्सचर उसका है कि नीचे से तो जाएगा क्या अपना मिनरल मैटर रॉक्स की वेदरिंग के बाद में, और ऊपर से आएगा अपना ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट के रेजिड्यू से बनता है, ठीक है। और आप तो जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू जो भी अब जो है ह्यूमन से मान लो, या फिर एनिमल से मान लो, या फिर
प्लांट रेजिड्यू मान लो, तो उससे जो ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर से आएगा और नीचे से मिनरल मैटर जाएगा, दोनों का जो मिक्सचर जो बनेगा वो सॉइल है। रफीन भाई साहब ने तो ये बात बोली थी, रफीन से क्या वर्ड निकालना है, मिक्सचर। मिक्सचर किसका, मिनरल मैटर का और ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। तो पढ़ेंगे डेफिनेशन को, सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ अर्थ अपरमोस्ट मेंटल ऑफ वेदर्ड रॉक। मैंने क्या बोला, वेदर्ड रॉक, रॉक्स की वेदरिंग से क्या बनेंगे, मिनरल मैटर बनेगा। तो अर्थ अपरमोस्ट मेंटल ऑफ वेदर्ड रॉक, सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ वेदर्ड रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उसके बाद देखो, द डीपर पार्ट ऑफ दिस मेंटल, मेंटल का जो डीपर पार्ट है उसके अंदर द रिगोलिथ वर नॉट कंसिडर्ड सॉइल। सीधा सीधा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि रफीन, अकॉर्डिंग टू रफीन द डीपर पार्ट ऑफ दिस मेंटल, जो कि रिगोलिथ, रिगोलिथ को सॉइल में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे भैया, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो रफीन के अनुसार नहीं करना है, ठीक है। रफीन ने सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर के मिक्सचर को क्या माना है, सॉइल माना है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है अपना हिलगार्ड। अब चीज़ों को अपने को तो आदत लग गई भैया क्या रिलेट करने की, ठीक है। हिलगार्ड, हम तो नाम से ही सारी डेफिनेशन निकालेंगे क्योंकि हम तो ठीक है। तो हिलगार्ड की मैं बात करूं, हिलगार्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा एक बार वर्ड की उस पे जाओ, उस पे इमोशंस पे जाओ, क्या निकल के आ रहा है। हिलगार्ड मतलब एक सॉलिड बंदा है जो गेट के ऊपर एकदम पैर टिका के खड़ा हो रहता है एक जगह, चाहे दिन हो रात हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, चाहे दिन का कुछ भी टाइम रहो, गार्ड गेट के ऊपर एकदम सटीक खड़ा रहता है क्योंकि उसी चीज का पैसा मिलता है उसको। तो सेम टू सेम उसी तरीके से ये मेरा एक प्यारा सा प्लांट है, ये नीचे मेरी प्यारी सी सॉइल में टिका पड़ा है, ठीक है। इस प्लांट की जो रूट्स है इसको सॉइल एक मीडियम दे रही है, ठीक है। एक मीडियम प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। एक मतलब ऐसे तो यार प्लांट है, थोड़ा सा भी मतलब नेचुरली कुछ भी हुआ अगर हवाई तो प्लांट तो चला, मतलब एक नॉरिशमेंट के साथ साथ एक बेस, एक क्या बोल सकते हैं यार उसको, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मतलब कि उसको एक फिजिकली उसको वो दे रही है रूट्स को। तो प्लांट की रूट्स इसके अंदर लगा, मतलब एक तरीके से रुकी हुई है, मतलब एक तरीके से फुट होल्ड किया हुआ है प्लांट ने अपने इसके अंदर, ठीक है। हिंदी मुझे नहीं इतना आ रहा है, तो हम अब हिलगार्ड की डेफिनेशन को देखेंगे। हिलगार्ड से एक फुट होल्ड नाम का आएगा, हम उससे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, सोइल इज ए मोर और लेस ए लूज एंड फ्रीएबल मटेरियल, ठीक है। मोर और लेस, कम और ज्यादा, लूज एंड फ्रीएबल मटेरियल, क्यों, क्योंकि सॉइल में पोर स्पेस है तो वो फ्री एंड फ्रीएबल मटेरियल होगा। मटेरियल इन विच, जिसके अंदर प्लांट्स बाय मींस ऑफ देयर रूट्स, प्लांट की जो रूट है फाइंड्स ए फुट होल्ड, मतलब एक फुट होल्ड फाइंड कर लेती है फॉर नॉरिशमेंट एंड वेल एज फॉर अदर कंडीशन ऑफ ग्रोथ, नॉरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए और अदर कंडीशंस, जो भी प्लांट को जो भी ग्रोथ के लिए जो जो जिस एनवायरनमेंट की जिस कंडीशन की नीड होती है वो सॉइल प्रोवाइड करवाती है। तो उन सारी कंडीशन का के लिए प्लांट एक फुट होल्ड कर लेती है सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, सॉइल बोलते हैं। हिलगार्ड ने ये डेफिनेशन दे दी। उसके बाद अपने डॉक्यूचेव भाई साहब, नाम से पहले ही वीवी लगाया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूचेव सर का जहां भी नाम आ जाए भैया उसको अच्छे से देख ही लेना क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूचेव फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी इसको इनको बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी। जो आप सॉइल साइंस पढ़ने जा रहे हो इसके फादर भी है डॉक्यूचेव और मॉडर्न पेडोलॉजी के भी फादर इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से सॉइल को डिफाइन किया, इन्होंने सॉइल को सिंपल यही बोला, जो रफीन की जो थी उसी को इन्होंने सही माना, बट एक चीज और ऐड कर दी इन्होंने, वो क्या है कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, ठीक है। सॉइल जो बन रही है पूरी की पूरी नेचुरली कंडीशन से बन रही है। अगर आप चाहो कि मैं सॉइल को सॉइल को लैब में बना दूं, अब तक तो कोई नहीं कर पाया, आप कर लो फ्यूचर में, वो बात अलग है, कोशिश करना, ठीक है। 100% हारोगे ही क्योंकि सॉइल को आप देखते जाओ अभी क्या क्या होता है इसमें, नहीं बना पाओगे। अभी तो इतना लगता है कि अरे यार सॉइल से मिट्टी तो है, अभी आप डेप्थ में जाओ, अगर कोई आगे आप MSc PhD इसमें करोगे तो पता चलेगा आपको कि सॉइल एक ईजी तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी होती है जो आप लैब के अंदर क्रिएट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, डॉक्यूचेव भाई साहब ने सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी कहा। सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कि नेचुरली बनती है, कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड
ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ गए ना, नीचे से मिनरल आ रहा है, ऊपर से अपना ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है, ठीक है। हैविंग ए डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, जिसके पास एक डेफिनेट जेनेसिस होता है, डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ऑन, उसका खुद का एक नेचर होता है, ठीक है। ये डॉक्यूचेव ने सॉइल की डेफिनेशन दी। अब यहीं साथ में एक लीथर नाम के सर और हैं, लीथर जो अपने इंडिया के ही हैं, उन्होंने भी सॉइल साइंस के लिए मैं कुछ अच्छा रिसर्च कुछ किया, तो उनको हमने फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस में कंसिडर कर लिया, भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फादर ऑफ सॉइल साइंस वीवी डॉक्यूचेव, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस लीथर, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी डॉक्यूचेव, ठीक है। ये तीनों लाइन हम याद रखेंगे, ठीक है। अगर वीवी डॉक्यूचेव, अगर इसका पूरा नाम याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, वरना स्लाइड में है, वेलेस्ली डॉक्यूचेव। उसके बाद जेनी, लास्ट के अंदर जेनी ने भी सॉइल्स को डिफाइन किया। तो जेनी ने, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम रीड करते हैं तो मुझे ये लगा जब मैं पढ़ रहा था कि जेनी ने सॉइल साइंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि अगर कोई भी डेफिनेशन मुझे बिल्कुल सिस्टमेटिक दिखती है, क्योंकि कोई आया, उन्होंने ये बोल दिया कि यार सॉइल मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन, अरे भाई ठीक है, बट उन्होंने उन प्रोसेस को भी, कि किस तरीके से सॉइल बनता है, उसको भी इन्होंने कंसिडर किया। तो एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन जेनी ने दिया था। तो वो डेफिनेशन क्या था कि सॉइल इज ए नेचुरल अकरिंग बॉडी, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, कहीं ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली बनाई जाए। सॉइल इज ए नेचुरल अकरिंग बॉडी दैट हैज बीन इवॉल्व्ड ओविंग टू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, वो कैसे बन रही है, एक मेरा ये पूरा का पूरा क्लाइमेट क्रिएट है, और यहाँ मेरा जो बायोस्फीयर भी है, क्लाइमेट के अंदर हमें पता है एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया वगैरह बायोस्फीयर रहता है, तो पूरा का पूरा मतलब ये क्लाइमेट और बायोस्फीयर, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग ऑन पेरेंट मटेरियल, जो पेरेंट मटेरियल मेरा रॉक से वेदर्ड होके आ रहा है, इसके ऊपर ये वाला क्लाइमेट और ये बायोस्फीयर कंबाइंडली इसके ऊपर काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसकी वजह से जो बन रहा है, उस पदार्थ को, उस कंटेंट को मैं क्या बोलूँगा, सॉइल बोलूँगा, ठीक है। तो जेनी ने, सर ने क्या बोला, soil is a naturally occurring body that has been evolved owing to combined influence of climate and organisms acting on parent material as conditional by relief over a period of time, ठीक है। तो ये सॉइल की डेफिनेशंस थी अलग अलग साइंटिस्ट ने, हम नाम से रिलेट करके इनको याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, अब थोड़ा आपके सिलेबस की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब तक हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख रहे थे कि एक्चुअल के अंदर जो कि भाई एक्चुअल में सॉइल एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है, उसका एक्चुअल साइट क्या है, जहाँ एक्यूरेटली जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिस साइट के ऊपर सॉइल बन रहा है, जिस साइट के ऊपर सॉइल बन रहा है उसको हम पेडोस्फीयर बोलते हैं। ये हमने बेसिक देखा, लैंड सॉइल के अंदर डिफरेंस देखा, अर्थ क्रस्ट को देखा, अर्थ स्फीयर की हमने लेयर्स को देखा। ये सब कुछ देखने के बाद सीधा हम आते हैं अब रॉक्स के ऊपर, ठीक है। रॉक्स क्यों पढ़ना है यार, हमें तो सर सीधा सॉइल पढ़ा दो ना, रॉक्स क्यों पढ़ना है, नहीं, क्योंकि रॉक्स हमें इसीलिए पढ़ना है क्योंकि जो आपकी जो सॉइल का जो नेचर है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि हाँ, वैसे सॉइल का जो नेचर है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर काम करती है, क्योंकि 5 मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी एंड टाइम। इनमें से क्लाइमेट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट सेकेंड नंबर के ऊपर करता है पेरेंट मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल बनता है किससे, इन्हीं रॉक से बनता है। मतलब जैसी रॉक वैसी मिट्टी, जैसी रॉक से मिट्टी बनेगी उसके अंदर वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। इसीलिए हम रॉक्स की स्टडी करते हैं। तो भैया अब सर रॉक क्या होता है, अरे यार रॉक तो जो होगा जो देख लेंगे, लेकिन आपको एक्चुअल लोकेशन तो पता चला ना रॉक्स क्या होता है। आप कभी देखते हैं कि रॉक्स है सर, कभी तो चलते हैं अपन तो रॉक्स बिल्कुल अपना सरफेस लेवल से ऊपर चला जाता है, जैसे ये मेरा सरफेस लेवल है
तो कभी तो ये ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ नहीं है, फिर ये ऊपर चला जाता है। तो एक्चुअल में रॉक्स होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको क्लियर हो, लेकिन मुझे नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब तो नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रॉक्स की जो एक्चुअल लोकेशन होती है ना, एक्चुअल लोकेशन, ठीक है, वो रॉक्स हर जगह है। जहां ऊपर आपको वाटर दिख रहा है ना, उसके नीचे भी रॉक्स है। सॉलिड पोर्शन हमने लिथोस्फीयर में पढ़ा है ये चीज, ठीक है। इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था आपको कि किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी रॉक्स इस तरीके से है। कई जगह ये बाहर निकल जाती है, वो भी हम देखेंगे अभी इग्नियस रॉक के अंदर, फिर अंदर, फिर कभी बाहर। तो जहाँ ये लेयर है, यहाँ हमको वाटर और सरफेस दिख जाता है, और जहाँ ऊपर है तो ये रॉक्स दिख जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल लोकेशन रॉक का ये रहता है, ठीक है। इसके बाद हम रॉक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स ए नेचुरल अग्रिंग हार्ड मास। रॉक्स भी नेचुरली है, आर्टिफिशियल नहीं बनाया जाएगा। एक हार्ड मास है जो विच इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, मिनरल मैटर। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए नेचुरली अकरिंग बॉडी, ए नेचुरली अकरिंग हार्ड मास, एक सॉलिड मास है, बिल्कुल सॉलिड है, मास हार्ड मास है, ठीक है, ऑफ मिनरल मैटर। किसका है जी? मिनरल मैटर्स का बना हुआ है। फॉर्म्ड आफ्टर दी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा क्या होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। क्योंकि मोल्टन मैग्मा आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जब हम ये लिथोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, ये मेरा लिथोस्फीयर, ऊपर ये वही एटमॉस्फेयर, ये मेरा वाटर वगैरह ये हो जाएगा, तो ये मेरा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बनता है? जब ये रॉक, और ये किससे बनता है? ये याद रखेंगे अपन, मैग्मा से बनता है। मैग्मा जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जब ये जमीन के बिल्कुल डेप्थ बहुत अंदर तक होता है, बिल्कुल अंदर तक होगा, जब वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस कंडीशन में ये लिक्विड होता है। तो लिक्विड को मैं क्या बोल देता हूं? मोल्टन मैग्मा बोल देता हूं। अब जैसे जैसे ये मोल्टन मैग्मा सरफेस की ओर आता है, ऊपर सरफेस की ओर मूव करता है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा जिसको अपन नहीं बोलते ज्वालामुखी फट गया यार, है ना, बोलते हैं ना, तो उसके अंदर वो मैग्मा ही बाहर आता है। ये मैग्मा जैसे जैसे सरफेस के पास आता है, तो यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा। तो टेम्परेचर के अंदर रिडक्शन की वजह से इस मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन और सीमेंटेशन होता है, ठीक है। कोई जो वर्ड अच्छा लगे वो यूज करो आप। तीनों लिखोगे तो और भी अच्छा है, एग्जामिनर और अच्छे से आपकी को देखेगा कि हाँ। तो मैग्मा जब नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर भारी मात्रा में रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है और सीमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी ये लिथोस्फीयर, ये रॉक का फॉर्मेशन होता है साहब, ठीक है, ये रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये रॉक्स है तो बनी हुई किससे? रॉक किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? मिनरल मैटर से बनी हुई है साहब, ठीक है, मिनरल मैटर से बनी हुई है। तो सर क्या इस रॉक के अंदर एक ही मिनरल है या फिर बहुत सारे मिनरल है? एक रॉक के अंदर एक ही मिनरल है या बहुत सारे मिनरल है, ठीक है। तो इन जनरल ऐसी बहुत रेयरली कोई रॉक होगी जिसके अंदर एक सिंगल मिनरल पाया जाएगा। बाकी मोस्टली सारी मिनरल्स पॉली मिनरलिक होती है। कुछ एक रॉक्स जिसका हम एग्जांपल याद रखेंगे और वही पूछा जाता है। तो इस बेसिस के ऊपर हम रॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है मोनो मिनरलिक और दूसरी होती है क्या? पॉली मिनरलिक, ठीक है। मोनो मिनरलिक का एग्जांपल याद रखने के लिए सीधी सीधी एक ट्रिक है, छोटा सा एक बस एक सेंस क्रिएट करना है। इसका एग्जांपल है ओलिव वाइन। ओलिव वाइन से रिलेट कर लो ओनली को, और ओनली सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं, तो ओलिव वाइन एग्जांपल आ जाता है मोनो मिनरलिक के अंदर। रिमेनिंग सारी के सारी जो भी रॉक्स आप देखते हो उसको पॉली मिनरलिक में कर देना। और ओलिव वाइन के साथ एक चीज और याद रख लेना यार, ड्यूनाइट, ठीक है, ड्यूनाइट और याद रख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये हम रॉक है, रॉक कुछ ही नहीं है, नेचुरल अकरिंग हार्ड मास है, कंपोज्ड ऑफ मिनरल मैटर।
मिनरल मैटर दो रॉक्स दो टाइप की हो सकती है, मोनोमिनरलिक पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक ओनली से ओलिवाइन याद रखेंगे और ड्यूनाइट इसके साथ याद रख लेंगे। बाकी रिमेनिंग सारी रॉक्स जो है वो पॉलीमिनरलिक है, ठीक है। इसके बाद मैं इस रॉक्स की स्टडी से रिलेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर भी, स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स की स्टडी को मैं पेट्रोलॉजी बोलता हूं। ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ पेट्रोग्राफी which gives information about description of rocks, and petrogenesis deals with origin of rocks। तीन वर्ड है यहां पे, एक तो है पेट्रोलॉजी, एक है पेट्रोग्राफी और लास्ट है पेट्रोजेनेसिस, ठीक है जी। स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप वगैरह देखना है। क्या हो गया यार, एग्जिट करते हैं, हाँ ठीक है। रॉक्स के टाइप वगैरह देखना है तो हम पेट्रोलॉजी के अंदर चले जाएंगे, मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स दैट इज पेट्रोलॉजी। दूसरा ग्राफी की बात कर रहा है, ग्राफ अपन कब यूज करते हैं यार, थोड़ा सोच के देखो ना, रिलेट करो बस वर्ड्स को, वहीं से डेफिनेशन निकल जाएगी और सीधा सीधा पूछा जाएगा 2 नंबर के अंदर, ठीक है। पेट्रोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि एक ग्राफ क्रिएट कर रहा हूं मैं। ग्राफ क्यों बना रहा हूं कि उसका डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए, डिस्क्रिप्शन कौन सी रॉक कहाँ पाई जा रही है, कौन सी रॉक कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर है वहाँ एसिडिक रॉक होगी, जिस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से रॉक्स का अकरेंस होता है। तो हम पेट्रोग्राफी के अंदर क्या देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन अबाउट द रॉक्स। और पेट्रोजेनेसिस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जेनेसिस का मतलब तो ओरिजिन ऑफ रॉक से है। तो तीनों टर्म याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स एंड पेट्रोजेनेसिस ओरिजिन ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन जनरल रॉक्स 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। बनती किससे तीनों भैया, मोल्टन मैग्मा से ही बनती है। अब वो कैसे बनती है सर, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, तो वो चीज़ हम एक इस रॉक साइकिल से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ यार, थोड़ा अच्छे से देखो इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत आपको ना मतलब तीनों टाइप की जो रॉक्स है ना, तीनों टाइप की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, तीनों इस डायग्राम से क्लियर हो जानी है, ठीक है। अच्छे से देखो इसको एक बार, ठीक है। आपको इसके ऊपर ही ऊपर क्या दिख रहा है, आपको इसके ऊपर दिख रहा है कि सर एक मोल्टन मैग्मा है, समझ में आ रहा होगा, धरती के बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिलो दी अर्थ सरफेस, वेरी बिलो दी अर्थ सरफेस, डीपर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। मोल्टन मैग्मा है। इस मोल्टन मैग्मा का क्या होगा कि ये मोल्टन मैग्मा बिल्कुल डीपर पार्ट के अंदर है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अगर ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करता है तो टेम्परेचर के अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन से जिस रॉक का निर्माण होता है, डायरेक्ट हमेशा याद रखना, मोल्टन मैग्मा से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक नहीं बनती है। मोल्टन मैग्मा से ओनली रॉक बनेगी, उसका नाम है इग्नियस रॉक, ठीक है। ये आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कहीं भी, या कोई भी यार जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पूछ ले कि मोल्टन मैग्मा से जिस रॉक का निर्माण होता है वो इग्नियस रॉक होती है, ना कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री की कहानी तो इग्नियस से स्टार्ट होती है फिर, ठीक है। अब जैसे ही ये इग्नियस रॉक बनी, जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, अब इसके अंदर 2 चीज होनी है, 2 चीज, एक तो ये किसके इफेक्ट में आ जाए, टेम्परेचर और प्रेशर के, इसमें हीट और प्रेशर के इफेक्ट में आ जाए। दूसरा इसका क्या हो कि टुकड़ों में टूट जाए। समझ रहे हो कहानी? अरे यार मेरे पास जैसे ये कोई रॉक है, इसको मैंने इग्नियस रॉक बोल दिया, ठीक है। इसके साथ 2 कंडीशन हो जानी है, 2 कंडीशन ऐसे समझो आप, एक तो ये जो एग्जिस्टिंग रॉक है ये हीट और प्रेशर के से अफेक्ट हो, दूसरी कंडीशन ये टूट के दूसरी जगह चली जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए और दूर चली जाए, ठीक है। अब अगर मानो अगर ये हीट और इसके प्रेशर के इफेक्ट हो रही है, मतलब इसको, इन दोनों के प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, मेटामॉर्फोसिस। अगर इग्नियस रॉक, सीधी इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फोसिस होता है तो रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसके एग्जांपल है स्लेट, सिस्ट, ग्नीज और
ग्रेफाइट, ठीक है, सॉरी क्वार्जाइट है यार ये, है ना। अगर इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, दूसरी जगह जाकर के अगर ये सेमेंटेशन हो रहा है, अगर ये प्लेस चेंज कर रही है, तो इसको बोलेंगे अपन सेडिमेंट्री रॉक, जिसके एग्जांपल है कॉन्ग्लोमरेट और शेल। ये हमारा पूरा का पूरा रॉक साइकिल है, जिससे हम तीनों टाइप की जो रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तीनों को हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इस रॉक साइकिल को अच्छे से देख लेना है। मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा है, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, इग्नियस बनेगा। इग्नियस रॉक से दोनों बनेगी, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इसीलिए हम इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक भी हम इग्नियस रॉक को बोलते हैं। पूछा जाता है कि पेरेंट रॉक किसको बोलते हैं, तो इग्नियस रॉक को बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक से बाकी के दोनों रिमेनिंग रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्यों, कैसे हो रहा है कि सर मेटामॉर्फोसिस से तो मेटामॉर्फिक रॉक का हो गया, और सेडिमेंटेशन से सेडिमेंट्री रॉक का हो गया, ठीक है। ये साइकिल को आपने अच्छे से देखा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, ठीक है, टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन अपनी इग्नियस रॉक के ऊपर, ठीक है। तो इग्नियस रॉक का सीधा सा थोड़ा पीछे जाएंगे, वही रॉक साइकिल को याद करना है। रॉक्स के लिए रॉक साइकिल हमें उसको दिमाग में बैठा लो, डायग्राम को, बस डेफिनेशन आराम से लिख के आ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि साहब हम तो इग्नियस रॉक वन बाय वन एक एक टाइप देखेंगे यार। तो इग्नियस रॉक हमें पता है बनती किससे, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा जब ऊपर निकल के आता है तो वो टेम्परेचर में भारी रिडक्शन देखने को मिलता है, इस वजह से इसका क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो इससे बीनीथ दी अर्थ सरफेस हम किसका निर्माण हो जाता है, इग्नियस रॉक का। इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, नॉन लेमिनार टाइप की होती है इग्नियस रॉक के अंदर। साथियों आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे ये मेरी इग्नियस रॉक है, ठीक है, इसके ऊपर आप कभी ये नहीं देखते क्या यार कि कोई भी हम, हाँ, हमारे जो घर में जो कभी आपने कभी घर बनाते हुए देखा हो, तो जो कारीगर होता है वो पत्थर के ऊपर अगर उसको पत्थर को तोड़ना हो, ठीक है, तोड़ना हो तो वो ये नहीं कि कहीं भी हथौड़ा मार देगा, नहीं। आपने उसके मुंह से कभी ये भी देखा होगा कि भैया ये टेक्निक से टूटता है, ऐसे नहीं, वो कहीं भी टक्कर मार देने से नहीं, उसको पता है कि अगर मैं एक्चुअल यहाँ पे मारूंगा तो ये टूट जाएगा। तो जो जो साइट है जहां पे वो मारने से टूटेगा उसको लेमिनार बोलते हैं। लेकिन इग्नियस रॉक बहुत मैसिव टाइप की होती है, तो इसके ऊपर कोई टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये नॉन लेमिनार टाइप की होती है। सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन होता है, परतों के रूप में जमती है, लेयर्स के रूप में फॉर्मेशन होता है उसका, इसलिए उसके पास बहुत सारी लेयर्स आपको मिलेगी जहां से आप उसको तोड़ सकते हो। लेकिन इग्नियस के केस में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, नॉन लेमिनार। सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछा जाएगा यार आपको, आपके ये पेपर में जो 20 नंबर का आता है ना, इसमें कि इग्नियस रॉक लेमिनार, नॉन लेमिनार, बहुत एंड ऐसा कुछ करके, तो आपको नॉन लेमिनार कर देना है, ठीक है। मेसिव स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल आपको याद है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रोरोलाइट और प्यूमिस। प्यूमिस की एक कहानी मैं और सुनाता हूं आपको आज, ठीक है। प्यूमाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है यार, बहुत बार पूछा जाता है। मैंने तो अब तक के मेरे करियर में मैंने प्यूमाइस का कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन देखा है, ठीक है। प्यूमाइस के केस में आपने सुना होगा ना यार, रामायण सबने देखी होगी, ठीक है। उस टाइम के ऊपर क्या था कि जब राम जी को वो एक नदी पार करनी थी, मुझे नाम तो मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, तो जब पार करनी थी तो समस्या क्रिएट हो गई, तो राम जी ने वो पत्थर रखा, लोगों ने राम का नाम लिख के रखा, तो वो पत्थर उसके अंदर पानी में डिप नहीं किया, डूबा नहीं। और यार ये तो राम जी का चमत्कार है, चमत्कार नहीं है भैया, यहाँ साइंस है, ठीक है। क्या साइंस है? प्यूमाइस का पत्थर था वो। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी वाटर से कम होती है। क्या जी? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि लेस देन वाटर होती है। अब जिस किसी भी कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम है तो कभी पानी में नहीं डूबेगा, कभी पानी में नहीं डूबेगा। ये प्यूमाइस है ना, प्यूमाइस, अरे प्यूमाइस से यार पोला याद रख लो ना, सिंपल है पोला, ठीक है। तो ये अंदर से क्या है, पोला है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम है तो ये पानी में नहीं डूबता, इसीलिए। और ये किसका एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लेना यार प्यूमाइस को, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं एक बोर्ड लेता हूँ यार, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ना,
इसको समझते हैं अपन। ठीक है। बात कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, ठीक है। ये दो टाइप का होता है भैया, ठीक है। दो टाइप किस हिसाब से रहेंगे इसके, कि एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या न्यूट्रल नेचर है, ठीक है। अब मैं इसको एक नाम और ले सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अरे यार अभी अपन ने बात करी थी ना, सॉरी कोई कुछ भी हो, ठीक है, अभी अभी अपन ने बात करी थी रॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर रॉक्स का ही नेचर आता है। वो कहते हैं ना, जैसा जैसी चीज़ों से बना होगा उसका नेचर वैसा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसा उसका कंपोजिशन होता है वैसा ही उसका नेचर डिसाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दो बेसिस के ऊपर अपन इग्नियस रॉक के टाइप को पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अब मेरी बात सुनो आप, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो इग्नियस रॉक है वो जो मोल्टन मैग्मा है इसके सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन से बनता है, क्या, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब एक चीज बताओ यार मुझे आप, ये मेरी कोई अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां मेरा मोल्टन मैग्मा पड़ा हुआ है, बिल्कुल पिघला हुआ मैग्मा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही बाहर आएगा, यही तो पढ़ रहा हूं मैं, यही तो इतनी देर से बोल रहे हैं अपन, ठीक है। ये बाहर आएगा, ठीक है, ये बाहर आया तो एक तो मेरी इस अर्थ सरफेस के नीचे ही रॉक बन गई, ठीक है जी, जो मेरा जो ही लिथोस्फीयर आ गया, ठीक है, नीचे रॉक बन गई। एक मेरी ये इसी से थोड़ी सरफेस से बाहर चली गई, ठीक है। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे मेरे पास दो टाइप निकल के आ गए। एक तो आ गया इंट्रूसिव, दूसरा आ गया एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, पर देखते जाओ आप, ठीक है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव को मैं बोलता हूं प्लूटोनिक, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लूटोनिक। और एक्सट्रूसिव को मैं क्या बोलता हूं, वॉल्केनिक, इसका दूसरा नाम क्या है, वॉल्केनिक। याद कैसे रहेगा सर, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, याद ऐसे रहेगा। एक्सट्रूसिव की बात अगर करें, ठीक है, नहीं चलो एक याद करवा देता हूं, दूसरा जो बचेगा वही रह जाएगा, ठीक है। एक्सट्रूसिव की बात मैं करूं तो जब भी आप कोई रूम में बैठते हो, रूम में बैठते हो तो फ्रस्ट्रेशन सा होता है, तो आप भाग के कहाँ जाते हो, बालकनी में जाते हो, ठीक है। तो उस बालकनी से ये वॉल्केनिक वर्ड याद रख लेना, एक्सट्रूसिव मीन्स वॉल्केनिक, इंट्रूसिव में प्लूटोनिक, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर कि और इसका मेरे को तो और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स और देखना है, ठीक है। तो इंट्रूसिव की मैं बात करूंगा, इसको मैं प्लूटोनिक बोलूंगा। तो ये क्या होता है जी, ये इंट्रूसिव मतलब सरफेस के अंदर बनता है, अंडर दी सरफेस। अब अंडर दी सरफेस बन रहा है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब वहां टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉलिडिफिकेशन उसका स्लो होगा, स्लो सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात, रिलेट करो यार, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक है जिसको मैं प्लूटोनिक बोल रहा हूं, सरफेस के अंदर बन रही है, टेम्परेचर ज्यादा है तो मोल्टन मैग्मा को ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन होने में टाइम ज्यादा ही लगना है यार, तो मोर टाइम ये लेगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां टेम्परेचर मेरा हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट ऑब्वियसली कम ही रहेगी। बस एग्जाम्पल हम रट लेंगे, ठीक है, और वो तो रटना ही पड़ेगा यार, उनको याद नहीं करवा सकते ना। तो इंट्रूसिव की यही कहानी है,
इंट्रूसिव को मैं क्या बोलूँगा, प्लूटोनिक बोलूँगा। प्लूटोनिक इंट्रूसिव सरफेस के अंदर बनेगी, अंदर बनेगी तो टेम्परेचर रहेगा ज़्यादा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो सॉलिडिफिकेशन में लगेगा टाइम, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉइस्चर रहेगा मेरा कम। ठीक है, सेम का सेम जस्ट अपोजिट अपना एक्सट्रूसिव के अंदर। एक्सट्रूसिव में रूम में अगर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मैं बाहर जाऊँगा तो वॉल्कनी में जाऊँगा, तो एक्सट्रूसिव रॉक को मैं वॉल्केनिक रॉक बोलता हूँ। दूसरा चीज इसके अंदर बोलूंगा, अगर बाहर निकल के आ गया ना तो मेरा रैपिड क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या जी, रैपिड क्रिस्टलाइजेशन होगा मेरा, जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। एक मिनट यार, कॉल आ रहा है ना। रैपिड क्रिस्टलाइजेशन अगर इसके अंदर होता है मेरा, ठीक है, तो यहां टेम्परेचर कम रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा। बस अब एग्जांपल याद रखना, इतनी ही थ्योरी इसके अंदर आप लिख के आ जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, बात कर लूं जी कंपोजिशन एंड नेचर के ऊपर, तो 3 टाइप का है इसके अंदर। ठीक है, एक है अपना एसिडिक, एक है अपना बेसिक, और तीसरा है न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक नेचर अगर है तो सिंपल सी बात अपने को याद रखना है कि जहां सिलिका है ना, सिलिका का नेचर ही एसिडिक होता है। सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, ये चीज दिमाग में फिट रख लो, सिलिका का नेचर ही एसिडिक होता है। ठीक है, तो सिलिका कंटेंट, ये कंपोजिशन ना मेनली इनके अंदर ना, जो इग्नियस रॉक के अंदर मेनली कंपोजिशन सिलिका का ही मान लो आप। ठीक है ना, क्योंकि अभी अपन मिनरल्स पढ़ेंगे ना तो सिलिकेट मिनरल्स ही पढ़ेंगे, तो सिलिका है ही है। तो एसिड, अगर सिलिका कंटेंट मोर देन 60% है, सिलिका कंटेंट हायर देन 60% है, तो मैं इसको एसिडिक में कंसीडर करूंगा। अगर सिलिका कंटेंट लेस देन 50% है तो मैं इसको बेसिक में कंसीडर करूंगा। अगर सिलिका कंटेंट 50 से 60% है, मतलब बीच का, ठीक है, बीच का है, तो मैं इसको न्यूट्रल में कंसीडर करूंगा। अब आ जाओ जी वापस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब अपन आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, चीज़ों को दिखा देते हैं कि हाँ अब तक जो ये रामायण कर रहे थे वो सही है जी। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम ये देख रहे थे कि हाँ जो क्लासिफिकेशन हमने देखा वो हाँ वाकई में सही है कि नहीं, तो इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। वही चीज़ हमने देखी है, देखेंगे बेस्ड ऑन, सॉरी सॉरी यार, ठीक है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, 2 टाइप का एक्सट्रूसिव जिसको हमने वॉल्केनिक बोला था, इंट्रूसिव जिसको प्लूटोनिक बोला था। एक्सट्रूसिव की बात करेंगे, सॉलिडिफाई अबव द अर्थ सरफेस, जो क्या कैसी बनेगी, फाइन ग्रेन बनेगी ड्यू टू फास्ट क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि बाहर निकल गया तो फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल बेसाल्ट, डिकाइट, एंडेसाइट, रियोलाइट एंड ट्रेकाइट, याद रख लेना यार थोड़ा। ठीक है, इंट्रूसिव की बात करूंगा मैं तो सॉलिडिफाई बिलो दी अर्थ सरफेस। ठीक है, कोर्स ग्रैंड बनेगा, सॉलिडिफाई बिलो दी अर्थ सरफेस। देखो कोई भी चीज ना, अगर मैं सिंपल याद रखो कि अगर धीरे 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 हो रहा है ना, धीरे धीरे, तो वो कोर्स टेक्सचर बनाएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर फास्ट हो रहा है ना तो वो फाइन टेक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस, कोर्स ग्रेन ड्यू टू स्लो क्रिस्टलाइजेशन। अगर धीरे हो रहा है तो सिंपल यार वो मतलब क्रिस्टल, मतलब कोर्स ग्रेन ही बनेगा। ठीक है, ग्रेनाइट, शिनाइट, टोनाइट, डियोराइट और गैब्रो। ठीक है, इसके बाद हम बेस्ड ऑफ केमिकल कंपोजिशन और नेचर के हिसाब से देख लिया। एसिडिक रॉक वही 60% से ज़्यादा सिलिका है, न्यूट्रल रॉक 50 से 60% सिलिका है, बेसिक रॉक लेस देन 50% सिलिका है। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी वही सेडिमेंट्री रॉक, हाँ सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो
अभी आप अपनी रॉक साइकिल को याद करो दोबारा से, ठीक है, अपनी रॉक साइकिल को याद करो वापस से, अभी सारी चीज याद आएगी, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होने का है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक की मैं अगर बात करूंगा तो फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेडिमेंट शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्म्ड किससे बनती है? सेडिमेंटेशन से। किसके सेडिमेंटेशन से? हमें पता है कि मेरी जो इग्नियस रॉक है वो जब फॉर्म हुई तो दो कंडीशन होगी, या तो वो मेटामॉर्फोसिस में चली जाएगी या सेडिमेंटेशन में चली जाएगी। इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन देयर इज 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज वेदरिंग। पहली स्टेज कौन सी है मेरी? वेदरिंग। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ प्राइमरी रॉक्स गिव राइज ऑफ क्वार्ट्ज। सीधा सा स्टेटमेंट पूछा हुआ है यार क्वेश्चन जेआरएफ के अंदर। क्वार्ट्ज, सेकेंडरी मिनरल्स एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, केमिकल, मैग्नीशियम एंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वेदरिंग होगी, चीजें टूटेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। दूसरी जगह जाने को मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसपोर्टेशन। वो अलग अलग मीडियम के थ्रू जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एंड रन ऑफ। कोई भी चीज, जैसे मानो कि ये मेरी कोई रॉक है, ठीक है, ये मेरी कोई रॉक है, ठीक है, यहां से अगर टूटेगी, अरे यार ये तो नहीं है कि इंसान इसको उठा करके वहां ले जाके डाल देगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ मीडियम के थ्रू ये जाएगी। तो ये मीडियम क्या रहेगा? विंड, वाटर, रन ऑफ या फिर ग्लेशियर्स। इस बेसिस के ऊपर हम पेरेंट मटेरियल को भी क्लासिफिकेशन करेंगे इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा। ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पेरेंट मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और पेरेंट मटेरियल के टाइप से सॉइल साइंस का तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहां उसमें पूछा नहीं जाएगा। कोलूवियम आप जेट में भी पढ़ के आए होंगे। पेरेंट मटेरियल जो लेक से कर रहा है उसको लेकास्ट्राइन बोलते हैं, अगर वो विंड से कर रहा है तो उसको लोइस बोलते हैं। तो ऐसा अलग अलग टाइप का है पेरेंट मटेरियल, हम देखेंगे उसको आगे की क्लासेस में। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा। ट्रांसपोर्ट करके, अरे भाई कहीं तो जाके रुकेगा ना, या घूमता ही रहेगा? रुकते हो कहीं तो जाके, ठीक है। तो डिपोजिशन, जहां रुक रहा है वो डिपोजिशन है, उसी को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट सेटल टू फॉर्म ग्रेडेड बेडिंग। देखो ग्रेडेड बेडिंग क्या होती है कि कोई भी चीज आके अगर, अरे यार आप वो टेक्सचर के अंदर स्टोक्स लॉ देखा होगा ना, स्टोक्स लॉ को याद करो थोड़ा सा, वहां से आपको ग्रेडेड बेडिंग दिखेगा। अपने को पता है सबसे पहले कौन सा पार्टिकल्स आके सेटल होगा? कोर्स पार्टिकल होगा, उसके बाद फाइन आएगा, फाइन आएगा, तो ग्रेडेड बेडिंग हो गई ना। एक बहुत बड़ा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल। तो इस तरीके से चीज़ें ग्रेडेड कर रही है, मतलब वेरी कर रही है, तो ये ग्रेडेड बेडिंग इसको बोल देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद डायाजेनेसिस, उसके अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू चेंजेस आते हैं उसको हम डायाजेनेसिस बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल देखते हैं, शेल, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना लास्ट वन एक मेटामॉर्फिक रॉक बचा है। तो ये स्लाइड है, इसके अंदर ये क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के जो वो टाइप्स की एक टेबल है, सिंपल आप देख लेना उसको, चीज़ें याद रह जाएगी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसको देखते हैं हम लोग, वहाँ से क्वेश्चन भी इतना नहीं आता इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की बात अगर अपन करें मेटामॉर्फोसिस रॉक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक वही बनती किससे? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। तो डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, इग्नियस या सेडिमेंट्री दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म विच मीन्स चेंज इन फॉर्म, the chemical physical changes in their original form and brought by the heat and pressure। मेटामॉर्फिज्म को मैं समझाया था कि आपको हीट एंड प्रेशर की बात करेगा रॉक साइकिल के अंदर, ठीक है। The structure and mineral composition of metamorphic rock depend upon the composition of original rock and kind of metamorphism। आप याद रखना काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, अगर इसकी और डेप्थ में हम जाते हैं तो दो टाइप के मेटामॉर्फिज्म हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल, दूसरा वन इज सेकंड वन इज डायनेमोथर्मल, ठीक है। अगर ओनली टेम्परेचर वर्क कर रहा है तो ओनली हीट वर्क कर रही है तो हम इसको थर्मल बोल देंगे। अगर हीट एंड प्रेशर दोनों वर्क कर रहा है तो हम इसको प्रेशर बोल देंगे, ठीक है। हीट एंड प्रेशर दोनों काम कर रहे हैं तो हम इसको डायनेमोथर्मल बोल देंगे। तो कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक है उसकी अगर प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिसाइड करेगी? एक तो काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एक दूसरा कौन सा रॉक काम आ रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक काम आ रहा है या फिर इग्नियस रॉक काम आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ रॉक और टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म के ऊपर मेटामॉर्फिक रॉक की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो थोड़ा याद रखने वाली बात है। बाकी ओरिजिनल और प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो है, जो कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सीनाइट, गैब्रो, रोलेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है।
सीधा पूछा जाएगा निज है वो किससे बना होता है, कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सीनाइट, गैब्रोरिलाइट एंड एंडेसाइट। कोई भी 2 दे देगा, 3 दे देगा, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्ट, बेसाल्ट से बनता है, क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन डोलोमाइट से मार्बल बनती है, आयरन और इससे हेमेटाइट सिस्ट बनता है, कोल से ग्रेफाइट बनता है, शेल से स्लेट बन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारी रॉक्स तक का पोर्शन आज कंप्लीट हुआ। हम आगे की क्लास में मिनरल्स को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस वगैरह देखेंगे और 1 बाय 1 हम उसको आगे की पेडोलॉजी को ऑलमोस्ट कंप्लीट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।